हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है मस्त है, स्वस्थ हैं, बोर्ड की एग्जाम तैयारी करने में व्यस्त है। तो आज हम इस वीडियो में आपको आनुवंशिकता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आनुवंशिकता का अध्ययन किसे कहते हैं? जो आनुवंशिकता का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। मतलब इसमें क्या होता है, जो आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वंशात अनुक्रम। ठीक, आनुवंशिकता का अध्ययन कहलाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 2, आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जो आनुवंशिक लक्षण होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीन के द्वारा। जिसे जो जीन होता है, ठीक, वो ही क्या करता है? आनुवंशिक लक्षण को कैरी करता है, इसलिए उसको नियंत्रण कौन करेगा? जीन। तो इसका सही आंसर क्या है? जीन। क्वेश्चन 3, जीन किस पर स्थित होते हैं? जो जीन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो जो जीन होता है वो कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम। जैसे ये आपका क्रोमोसोम है तो इसी पे जीन पाया जाता है। ठीक, छोटे छोटे पार्ट में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। ठीक, जो क्रोमोसोम होता है उसी में जीन पाया जाता है। क्वेश्चन 4, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे पर किए? तो जो मेंडल थे वो अपना प्रयोग किस पे किए थे? मटर पे। क्योंकि जो मटर होता था वो जल्दी से इसकी पैदावारी भी हो सकती थी, और क्या होता था, जो मटर होता था ये बहुउद्देशीय में भी प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन 5, मटर के पौधों में लंबे तने का लक्षण होता है। जो लंबे तने होते थे तो F1 पीढ़ी में क्या होते थे? जो F1 पीढ़ी होती थी उसमें क्या होते थे? प्रभावी होते थे। ठीक, क्या होते थे? प्रभावी होते थे। क्वेश्चन 6, कैपिटल टी जीनोटाइप दर्शाता है। जो कैपिटल टी होता था वो क्या दर्शाता था? शुद्ध लंबा। जब मेंडल के प्रभाविता नियम पढ़े थे तो उसमें क्या लिखा था? जो कैपिटल टी होगा वो शुद्ध लंबा दर्शाएगा। ठीक, और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा वो क्या होगा? संकर बौना होगा। ठीक, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ये। क्वेश्चन 7, संकर का जीनोटाइप क्या होता है? जो संकर होते हैं उनका जीनोटाइप ये। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होता था? संकर होना। ठीक, तो ये क्या हो गया? संकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7। तो टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्वेश्चन 8, प्रभावी लक्षण को कौन सा अक्षर दर्शाता है? जो प्रभावी लक्षण होते थे उसे क्या दर्शाता था? कैपिटल टी, कैपिटल आर, ठीक, ये सब दर्शाता था। तो अप्रभावी लक्षण जो होता है वो क्या होता है? प्रकट होता है जब, तो जब अप्रभावी लक्षण मेंडल के प्रभाविता नियम में पढ़ा गया है, जब दोनों के दोनों जीन क्या होंगे? अप्रभावी होंगे, तभी अप्रभावी लक्षण दिखेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक, क्वेश्चन 10, F1 पीढ़ी में सभी संतानें कैसी होती हैं? तो जो F1 पीढ़ी होता था उसमें सभी संतानें क्या होती थी? समान होती थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 11, F2 पीढ़ी में जो फेनोटाइप का अनुपात है क्या होता है? तो F2 पीढ़ी में क्या होता था? 3:1। इसमें क्या होते थे? 3 तो शुद्ध होते थे, ठीक, और 1 बौना होता था, यानी कि 3 लंबे और 1 बौना होता था। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक, क्वेश्चन 12, जीनोटाइप अनुपात F2 में क्या होता है? तो इसमें क्या होता था? 1:2:1, यानी कि तीसरा सही होगा सी। क्वेश्चन 13, लिंग निर्धारण मनुष्य में किस पर निर्भर होता है? तो जो लिंग निर्धारण होता है किस पर निर्भर होता है? पिता पर होता है। क्यों? क्योंकि जो पिता का लास्ट क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? XY। ठीक, तो इसमें अगर X क्रोमोसोम माता के X क्रोमोसोम से अगर रिएक्ट करेगा तो लड़की होगी, और Y क्रोमोसोम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? लड़का होगा। इसलिए पिता का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है लिंग निर्धारण में से। ठीक, क्वेश्चन 14, पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो अभी हमने बताया ही है कि जो पुरुष होते हैं उसमें क्या होते हैं? XY। ठीक, और XX किसका होता था? लड़की का होता था। ठीक, क्वेश्चन 15, पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो पुरुष में कौन कौन से होते हैं? XY। अभी भी आया था, क्वेश्चन 2 बार आ गया है। ठीक, क्वेश्चन 16, महिला में लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो महिला होती है उसमें क्या होते हैं? XX होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन 17, गुणसूत्रों की कुल संख्या मनुष्य में होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 क्या होती है? सिंगल अगर लिखेंगे,
सिंगल में तो क्या होगी 46, और अगर जोड़े में लिखेंगे तो क्या होगी 23 जोड़े। ठीक, यानी कि अगर सिंगल लिखेंगे तो 46 लिखेंगे और जोड़े में पूछेगा तो 23। ये याद रखना ठीक, कि अगर जोड़ा पूछता है कि गुणसूत्रों मनुष्य में गुणसूत्रों में की संख्या जोड़े में कितनी होती है, या मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे 23। लेकिन अगर सिंगल पूछता है कि कुल संख्या तो क्या होगा 46, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन 18, समान लक्षण वाले जीन को क्या कहते हैं, समजात। ठीक, जिसे कैपिटल टी यानी कि दोनों क्या हुए लंबे हुए तो क्या होंगे समजात हो गए। ठीक, क्वेश्चन 19, भिन्न लक्षणों वाले जीन कहलाते हैं, जब विषम भिन्न होता है तो क्या कहते हैं उसे विषम, यानी कि अलग अलग जात के हुए, तो इसमें क्या होगा बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन 20, आनुवंशिकता के नियम किसने दिए, तो आनुवंशिकता के नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका फुल नेम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, याद रखना कि अगर पूछता है ग्रेगर जॉन मेंडल या डार्विन जॉन मेंडल, अगर ऐसे नाम से पूछता है तो आप ग्रेगर जॉन मेंडल ही लिखिएगा। ठीक, क्वेश्चन 21, मेंडल का प्रभाविता का नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। प्रथम नियम क्या कहलाता था, प्रभाविता का नियम, क्योंकि इसमें क्या होते थे, जो लक्षण प्रभावी होते थे वही दिखते थे। ठीक, जो F1 पीढ़ी में क्या होता था, जो लक्षण प्रभावी होते थे उसी वही क्या होते थे दिखते थे, तो इसे क्या कहते थे प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का प्रथम नियम क्या होगा, प्रभाविता का नियम। ठीक, क्वेश्चन 22, डीएनए की संरचना खोजने वाले, तो डीएनए की संरचना किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने। इसका डीएनए का जो संरचना था ऐसे होता था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन 23, लक्षणों का मिश्रण कहलाता है सह प्रभाविता का नियम, ये भी मेंडल का ही नियम था। ठीक, तो इसमें क्या था सह प्रभाविता का नियम। क्वेश्चन 24, उत्परिवर्तन का अर्थ है, उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन में परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन 25, आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती थी, तो आनुवंशिक जानकारी किसमें होती थी, डीएनए में होती थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा सी। इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।